हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी ठीक ही होंगे और एग्ज़ाम का ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जितना भी समय बचा है कृपया करके केवल एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय भी पढ़ाई पे दीजिए, ताकि आप लोग का एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी अच्छा मार्क्स हो। और मैं बस हमेशा यह प्रे करूँगा कि आप लोग का हमेशा अच्छा मार्क्स आए और आप लोग मन लगा के अवश्य पढ़ें। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही साथ इस चैप्टर में जितने भी सवाल बचे हुए हैं उन सभी को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चूँकि जगह कम होने की वजह से मैं एक एक हिसाब बारी बारी से बताऊंगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि सभी हिसाब के मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि मान लीजिए सपोज यदि आप लोगों के एग्जामिनेशन में यदि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप इसे कैसे आसानी से बनाएंगे बिना लंबा मेथड बनाए। और याद रखना है कि केवल आप इसे मैट्रिक के लिए ना पढ़ें, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम से लेके ITI पॉलिटेक्निक या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी में इसी लेवल इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए इन सभी को अच्छे से समझिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड होता है ग्रुप डी ये सब का जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं तो उन सभी का बेस दैट मीन्स क्लास 10th ही होता है। तो इसीलिए हम लोग इसे बारीकी से समझेंगे। तो चलिए हम लोग इसे दोनों मेथड से समझेंगे। अभी मैं केवल लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा और बस थोड़ी ही देर के बाद जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो मैं उन सभी का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3.3 के पहले जितने भी मतलब इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो याद रखना कि देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला यह आपको ध्यान में रखना है कि देखिए होता है क्या कि हम लोग क्वेश्चन को रटते हैं। रटने की वजह से क्या होता है कि वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। और याद रखना कि जो पहले दिया हुआ रहेगा उसको हमेशा x मानना है और जो बाद में दिया रहेगा हमेशा उसको y मानना है। तो देखिए लिखा हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद। पहले बल्ला के बारे में बात किया गया, फिर गेंद के बारे में बात किया गया। बल्ला और गेंद की कीमत क्या किया गया है। एक क्रिकेट टीम का कोच मतलब जो क्रिकेट टीम को जो सजेस्ट करता है या फिर जो उसको ट्रेंड करता है उसी को कोच कहा जाता है। तो 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा कितने रुपए में, 3800 रुपए में। तो हम लोग लिखेंगे माना कि बल्ले की कीमत बराबर x। यहाँ पे पूछा भी जा रहा है प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत क्या होगी। तो पहले बल्ला है तो बल्ले की कीमत x हो गई। फिर क्या है गेंद की कीमत बराबर क्या हो जाएगा y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले x और y लिख दीजिए। x किसको माने हैं, बल्ले को, तो बल्ले के सामने कितना है 7, तो ये 7 हो गया। गेंद किसको माने हैं, y को, क्या है ये 6, तो ये 6। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। मतलब यदि कोच ने पैसा दिया होगा दुकानदार को तो इन दोनों का पैसा दिया होगा, इन दोनों को मिला के वो कितने रुपए दिया होगा, 3800। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग दुकान पे चावल और चीनी खरीदने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम दुकानदार को चावल का अलग पैसा देते हैं और चीनी का अलग पैसा देते हैं। दोनों का पैसा वो जोड़ के बताता है और दोनों का पैसा हम जोड़ के ही किसी दुकानदार को देते हैं। तो जस्ट लाइक वही है कि एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा और पैसा कितना दिया, 3800 रुपए। तो ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। फिर से लिखेंगे यहाँ पे पुनः, फिर से आप लिख दीजिए x और y। फिर देखिए कितना बल्ला खरीदा। फिर कहा जा रहा है कि बाद में उसने फिर 3 बल्ला खरीदा। तो बल्ला तो आपका x है तो ये 3 लिख दीजिए इसके सामने। कितना गेंद, 5 गेंद, तो गेंद के सामने 5 लिख दीजिए। 5 गेंद खरीदा कितने रुपए में, 1750 रुपए में। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 2 से हम लोग हल करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो बेस में रहता है मतलब नीचे रहता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर रहता है उसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब गुना कीजिए, 7 गुना 3 21, 3 गुना 6 18, गुना करेंगे 0 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, 7 से गुना कीजिए, 7 गुना 3 21, 7 गुना 5 35, 0 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 3 52 के 2 हासिल 5, 7 कम 7 और 5 12, माइनस माइनस ये दोनों कट जाएगा। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 35 में 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -17y। अब इसको घटाएंगे तो 0 ये फाइनली आएगा 850। कितना आएगा, जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 850 आएगा।
तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। माइनस इसीलिए होगा क्योंकि बड़ा 12,250 और इसके सामने क्या है माइनस है, तो इसीलिए हम लोग इधर का भी माइनस और इधर का भी माइनस डायरेक्टली कटा सकते हैं। ठीक है, अब ये 17 से 850 कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। 17 × 50 85, एक जीरो यहाँ बैठा देंगे, y का वैल्यू कितना 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है आपका 7x + 6y = 3800, 7x + 6y = 3800। ठीक है, समीकरण 1 है 7x + 6y = 3800, ये हो गया 7x + 6। इस y का वैल्यू देखिए कितना निकाले हम लोग, 50 निकाले, तो y की जगह लिखेंगे 50 बराबर कितना 3800। ये 7x हो गया प्लस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300 बराबर 3800। ये 7x बराबर 3800, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 7x बराबर कितना 3500, 7 से अब इसको डिवाइड कीजिए, 7 × 5 = 35, ये 2 जीरो बच गया। x का मतलब कितना हो गया 500। इसका मतलब यह हो गया कि x आपने किसका माना था, बल्ला का, तो लिखेंगे इसीलिए बल्ले की कीमत बराबर 500 तथा गेंद की कीमत बराबर, y माना था ना गेंद को आपने, गेंद की कीमत कितना है 50 रुपये। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, x और y का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का। अब लोग इसी एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, हमको यह ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले कि ये नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या, यह समझते हैं। नियत भाड़ा दैट मीन्स फिक्स प्राइस, दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी दूरी के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हो, तो आपके घर से लेके किसी भी जगह के, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप किसी जगह पे रहते हो और यदि आप वहाँ पे कहीं पे भी उस रास्ते के बीच में कहीं भी उतर जाते हो तो आपसे वो 10 रुपये ही लेगा, तो वो हो गया नियत भाड़ा। मतलब यह है कि आपके घर से 10 कदम आगे उतरेगा तो भी वो 10 रुपये लेगा, 1 किलोमीटर आगे जाएगा तो भी वो 1 किलोमीटर लेगा, 2 किलोमीटर आगे जाएगा तो भी वो 10 रुपया ही लेगा। मतलब यह कि 2 किलोमीटर तक के रेंज में आप जहां भी उतर जाएंगे वो भाड़ा एक ही लेगा, मतलब 10 रुपये लेगा। उसको कहते हैं हम लोग नियत भाड़ा। ठीक है, तो याद रखना एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जितने भी प्रश्न नियत वाले क्वेश्चन के होंगे, चाहे वो भाड़े वाले होंगे या फिर किराया वाला होगा, पुस्तक भाड़ा पे देने वाला, मतलब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, सभी में एक बात तो आप पहले फिक्स कर लो कि समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो, उसमें x के साथ कुछ भी नहीं आने वाला है। जो भी चेंजिंग होगा वो केवल y के साथ होना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। मैं आप लोग को फिर से कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, किसी भी प्रश्न को समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और मैं इन सभी के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है आपको यह बताना है। तो नियत भाड़ा, तो मान लेंगे कि माना कि नियत भाड़ा x, माना कि नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। ठीक है, इक्वेशन प्रश्न के अनुसार देखिए, मैंने भी जस्ट आपको बताया कि x में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे वो समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो, बेहिचक आप ऐसे बनाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो नियत भाड़ा x हो गया। अब देखिए वो कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर का मतलब y है। कितना किलोमीटर चलता है, वो 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर चलने का भाड़ा कितना दे रहा है, वो 105। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। पुनः फिर से देखिए, x जैसे का वैसे रह जाएगा, फिर से वो कितने किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर, मतलब प्लस 15y, कितने रुपए वो दे रहा है, 155। इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। ठीक है, यह 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो गया और यह 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से माइनस 5y और -50, ये और ये कट गया, 5 से कट गया, कितने बार में, 10 बार में। y का वैल्यू कितना हो गया 10। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 क्या है वो देख लीजिए। समीकरण 1 है यहाँ पे x + y = 105, x + y = 105।
x प्लस वाई का वैल्यू कितना 10 बराबर 105, x बराबर 105, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे एक छूट गया ना, यहाँ पे 10y लिखा है ना, यहाँ पे हम लोगों ने केवल 10 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y, वही मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो जा रहा है। चलिए मैं इसे फिर से लिख के बता देता हूँ, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट था मेरा x प्लस 10y बराबर 105, ये x हो गया प्लस 10 हो गया, y का वैल्यू कितना 10 है बराबर 105 हो गया। x प्लस 10 गुना 10 कितना होता है 100 होता है, बराबर 105 हो गया। x बराबर 105 और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना 5, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए नियत भारा क्या हो गया, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए नियत भारा को आप लोग क्या माने थे x, दैट मीन्स कितना रुपए 5 रुपए, मतलब ये आपका फिक्स प्राइस हो गया। आप कहीं भी उतरेंगे तो आपसे कितना रुपए लेगा 5 रुपया ही लेगा। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y मतलब कितना रुपए 10 रुपए, मतलब आप जितने किलोमीटर चलेंगे उसके अनुसार से वो 10 रुपए चार्ज करेंगे। अब आपके क्वेश्चन में एक चीज पूछा गया था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, कितना किलोमीटर यात्रा करना है 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, यात्रा करने के लिए, ठीक है, 25 किलोमीटर उसको यात्रा करना है, वो कितना पैसा देगा, तो किलोमीटर है तो ये x तो फिक्स हो जाएगा प्लस कितना 25y बराबर वाट। 25 किलोमीटर चलेगा वो, किलोमीटर के लिए हम लोग y का y पुट कर रहे हैं, तो ये x हो गया। x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले अभी देखिए 5 प्लस 25 और y का वैल्यू कितना है 10, 5 25 गुना 10 250 प्लस 50 सॉरी 5 कितना हो गया 255 रुपये वो जमा करेगा, मतलब वो किराया जमा करेगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। कितना रुपये उसको लगेगा 255 रुपये, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग इसे बना लिए हैं। और इसके बाद वाला भी मैं वीडियो जस्ट सॉरी मतलब दैट मीन्स इसके बाद वाला मैं क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके 5वें नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। सवाल है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वो 5/6 हो जाती है। देखिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वो 9/11 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वो 5/6 हो जाता है। मतलब यह है कि जो भी काम करना है वो केवल अंश और हर के साथ करना है। किसके साथ करना है? अंश और हर के साथ। और भिन्न में क्या होता है? तो अंश और हर ही होता है। तो सारा काम किस पे डिपेंड करता है? अंश और हर पे। तो मैं आप लोग को इसके लिए एक छोटा सा बात बता दूं कि जब कभी भी आपको अंश और हर वाला कोई भी सवाल रहेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, आपको केवल यह देखना है कि किसमें क्या जोड़ा और किसमें क्या घटाया जा रहा है। आपको क्वेश्चन के अनुसार यदि जिसमें जो कहा जाएगा आप केवल उसमें वो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि भिन्न जो होता है, कोई भी भिन्न, उसमें हमेशा अंश और हर होता है। कोई भी संख्या यदि 5/6 लिखा हुआ है मतलब ये अंश है और ये हर है। नीचे वाला हर कहलाता है और ऊपर वाला अंश कहलाता है। बिना अंश और हर के भिन्न हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अंश और हर के बारे में। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? अंश बटे हर ना। तो अंश आप किसको माने हो? x को, और हर किसको माने हो? y को। सारा काम अभी बस इसी पर चलेगा और कोई दूसरा काम नहीं होना है। याद रखना है कि आप लोगों को बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसमें कहा जाएगा जोड़ने के लिए आप जोड़िए, जिसमें कहा जाएगा घटाने के लिए घटाइए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कहा जाएगा एक में जोड़ने के लिए, एक में घटाने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, एक में जोड़िए, एक में घटाइए। कभी कभी कहा जाएगा एक में केवल गुना करने के लिए, तो जिसमें कहा जाएगा गुना करने के लिए आप उसको केवल गुना कीजिए। ये जरूरी नहीं कि आपको प्लस माइनस वाला भी रहेगा। और हमेशा याद रखना है कि एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हम लोग तो एग्जाम में ऐसा बनाए थे, अभी ऐसा कैसे बनेगा। तो केवल कॉन्सेप्ट याद रखिए, बाकी बात आपको किसी चीज़ को समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, तो देखिए x और y, ये अंश और ये हर है, इस दोनों में कहा जा रहा है 2 जोड़ने के लिए। तो आप दोनों में क्या कर देंगे? 2 जोड़ दीजिए। जब दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। तो आप लिख दीजिए 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई दैट मीन्स इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। 11 गुना x 11x प्लस 11 गुना 2 22, 9 गुना y 9y प्लस 9 गुना 2 18। चूंकि अभी हम लोग रैखिक समीकरण पे बना रहे हैं तो रैखिक समीकरण का
कंडीशन होता है कि x और y हमेशा एक साथ रहता है। तो ये 11x हो गया, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बच गया 18। अब ये प्लस 22 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, संख्या संख्या के साथ रहेगा और लीटर वाले के साथ रहेगा। तो 11x माइनस 9y, 18 में से 22 घट जाएगा, क्या बच जाएगा 4। ये क्वेश्चन क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए, इसी में क्या दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है x और y, यहाँ पे लिख दीजिए पुनः, यहाँ पे लिखेंगे x बटे y। क्या कहा जा रहा है 3 जोड़ दिया जाना है, तो दोनों में क्या कर देंगे हम लोग 3 जोड़ देंगे। कितना हो जाता है वो 5/6 हो जाता है, तो आप लिख दीजिए 5/6। फिर से जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। 6 गुना x क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 6 गुना 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 5 गुना y क्या होगा 5y होगा, प्लस 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 6x हो गया, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा 5y, और ये बच गया 15, और ये प्लस इधर आके माइनस। देखिए एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना है, हम लोग कभी कभी करते क्या है कि कभी कभी हम लोग 18 में से ही 15 को घटा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, याद रखना है ये 5y जैसे ही इधर आएगा तो ये संख्या अपने जगह पे रह जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस वाला इधर आएगा, क्योंकि जब हम लोग एक टर्म इधर से इधर लाते हैं तो इधर वाला जैसे का वैसे रह जाता है, और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। मतलब ये है, अब आपका हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। इक्वेशन क्या सेकेंड। पहले की तरह समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर -4। फिर 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y -3। आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आना है कि ऐसा कैसे होगा, है ना। जिस तरह से बनने का है वो वैसे ही बिल्कुल जस्ट लाइक, देखिए कैलकुलेशन बड़ा होगा, लेकिन यदि आप इसे अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखिए इन सभी के मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। लेकिन कंडीशन केवल यही है कि आप लोग इसे लॉन्ग प्रोसेस से पहले अच्छे से समझिए, ताकि आगे चल के आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए नीचे में 6 है, ऊपर में 6 लिखेंगे, ऊपर में 11 है, नीचे में 11 लिखेंगे। 6 गुना 11 क्या हो जाता है 66x, 6 गुना 9 कितना हो जाता है 54y, और 6 गुना 4 क्या 24। फिर 11 गुना 6 क्या 66, 11 गुना 5 55, और 11 गुना 3 33, माइनस प्लस प्लस, 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा। 55 में 54 घटेगा तो क्या बचेगा 1y, 55y में 54y घटेगा y। 33 बड़ा है, 33 और 24 घटेगा तो क्या होगा 9 4 13, दैट मीन्स 9 हो जाएगा। मतलब यह है कि याद रखना है कि जब नीचे में हम लोग चिन्ह दे देते हैं तो इस बीच का सिंबल का कोई मतलब नहीं है। मतलब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं, प्लस और माइनस है ना, बीच वाला का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो y का वैल्यू कितना हो गया 9। अब क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, दैट मीन्स समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, आप किसी पे भी बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि समीकरण 1 पे ही आप बैठाएंगे, समीकरण 1 या 2 आपको जिस पे इच्छा है आप उस पे बैठा सकते हो। तो समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9, y का वैल्यू कितना 9 बराबर -4। 11x माइनस 9 गुना 9 81 बराबर -4। 11x बराबर -4, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 11x बराबर कितना हो जाएगा 81 में 4 घट जाएगा 77। 11 से 77 कितने बार में 7 बार में, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना 7। ठीक है, हमको निकालना क्या था भिन्न निकालना था। तो सिंपल है, नीचे में लिखेंगे, इसके बाद आप लोग लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर क्या लिखे थे x बटे y, नीचे में आप लोग को लिखना है ना। यहाँ पे जगह के अभाव की वजह से हम लोग इधर साइड में बता रहे हैं, लेकिन आपको इसके जस्ट नीचे में लिखना है। और याद रखना है जब आप मैथमेटिक्स एग्जाम में भी बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप भी लाइन खींच देंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जस्ट लाइक इसके बाद ऐसा करना है ना, ये जगह के अभाव की वजह से हम लोग ऐसा बना रहे हैं, लेकिन आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं करना है। तो x बटे y हो गया, तो x का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाला 7, और y का वैल्यू क्या निकाला 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग बस घबराइए नहीं, मैं आपको अंत में यह भी बताऊंगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। चलिए हम लोग इस चैप्टर का छठा और लास्ट सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप लोग एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए इससे पहले भी मैंने आयु से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया है,
यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी अच्छे से देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं इसके छोटे से कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। जनरली आयुष का मतलब होता है कि आयु से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसमें केवल आपको दो ही चीज़ कहे जाएंगे, या तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष बाद। इसी को हम लोग अलग अलग टाइप से लिखते हैं, 7 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष पूर्व। तो मतलब यह है कि आपको लिखा हुआ अलग रहेगा, मतलब उसका सेंस है कि पूर्व का मतलब होता है पहले, बाद का मतलब होता है पश्चात। इस तरह के बहुत सारे मतलब लिखे रहेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन अलग है। इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि उम्र कभी भी यदि बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों का घटेगा। मतलब यह कि जिसका भी नाम दिया रहेगा, पुत्र, पिता, बेटी, बाप, कुछ भी रहेगा, तो उसमें क्या करना है, जब जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे, घटाएंगे तो दोनों में घटाएंगे। और दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है कि गुना हमेशा सेकंड वाले में होगा। गुना हमेशा किस में होगा? सेकंड वाला। तो अब ये सेकंड वाला क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम किसका दिया गया? जैकब का दिया गया है, ठीक है। उसके बाद उसके पुत्र की बात कहा जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, माना कि जैकब की आयु बराबर x, पुत्र की आयु बराबर y, ठीक है। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखिए सपोज कीजिए, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उम्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, तो आप लोग कृपया करके आप उसे यदि देख लेंगे तो मुझे यहाँ पे इतने समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले इस बात को समझिए, मैंने अभी जो बताया कि 5 वर्ष यदि जुटेगा तो दोनों में जुटेगा, घटेगा तो दोनों में घटेगा। इसका मतलब यह है कि अभी यदि मेरा उम्र 25 साल है और मेरे पिता का उम्र यदि 50 साल है, तो 5 साल के बाद मेरा उम्र 30 साल हो जाएगा और मेरे पिताजी का उम्र 55 साल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा 30 साल हो जाएगा और मेरे पिता का उम्र 50 साल ही रह जाएगा, क्योंकि जब कभी भी दिन बढ़ता है तो दोनों के लिए बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों के लिए घटेगा। यदि कहा जाएगा कि 5 साल पहले मेरा उम्र क्या था, तो 5 साल पहले मेरा 20 हो जाएगा। 25 में 5 घट जाएगा तो 20 होगा। मेरे पिता का उम्र कितना था, तो 50 था, उसमें 5 घट जाएगा तो 45 बच जाएगा। तो इस तरह का हमेशा इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मान लीजिए कि अभी जैकब का उम्र x था, 5 वर्ष बाद के बारे में कह रहा है तो +5 कर देंगे। जैसे ही जैकब का लिखेंगे उसके ठीक बाद लिखेंगे उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो ये हो जाएगा y + 5, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया था जोड़ेंगे दोनों में, घटाएंगे तो दोनों में, जब घटाने का सिचुएशन आएगा फिर भी दोनों में घटाएंगे। तीसरा मैंने आपको स्टेप बताया था कि गुना हमेशा दूसरे वाले में होता है। तो पहले क्या है लिखा हुआ x + 5, बाद में क्या लिखा हुआ है y + 5। देखिए कितने गुने के बारे में बात कर रहा है, 3 गुना था। कितना गुना था? 3 गुना। तो आप इसको 3 से गुना कर दीजिए, ये x + 5 हो गया। 3 गुना y क्या हो जाएगा? 3y + 3 गुना 5 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये x हो गया, ये प्लस इधर आके क्या होगा? माइनस हो गया। इधर क्या बचा? 15, और ये प्लस इधर आके माइनस, ठीक है। x - 3y, 15 में से 5 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 10। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर से अब आगे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब का उम्र x था 5 वर्ष पहले, मतलब 5 घटा लीजिए। 5 वर्ष पूर्व, फिर बिना कुछ सोचे समझे आप उसके पुत्र के भी उम्र में 5 साल क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये हो गया y - 5। अब आप लोगों को क्या कहा गया था कि गुना हमेशा दूसरे वाले में होता है। तो पहले क्या है? x - 5 है, फिर है y - 5। कितनी गुनी है आप वो देखिए, 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7 गुनी। तो इसको हम लोग किससे गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा x - 5, 7 गुना y, 7y - 7 गुना 5, 35, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए मैं इसी को सेम लिख रहा हूँ, x - 5, 7y - 35, ठीक है। तो ये x हो गया, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इधर बच गया -35, और ये माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो x - 7y बराबर 35 में से 5 घट जाएगा, क्या बचेगा? 30। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब फिर से क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है आपका x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट है। फिर समीकरण दूसरा आपका निकाला गया x - 7y बराबर -30, इक्वेशन सेकेंड,
माइनस प्लस प्लस, ये माइनस प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, ये दोनों कट गया। 7y में 3y घटेगा 4y, और प्लस 30 और 10 कितना 40, 4 से कितने बार में 10 बार में, y का वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक है, अब फिर से वही फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट क्या करना है वो भी समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट क्या दिया गया है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y का वैल्यू कितना 10 बराबर 10, x माइनस 10 गुना 3 30 बराबर 10, x बराबर 10 और ये माइनस इधर आके प्लस 30, x का वैल्यू कितना 40। मतलब नीचे में हम लोग लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे देखिए, इसीलिए मैं आप लोग को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जगह के अभाव की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। इसीलिए जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर क्या आया था x, मतलब कितना, x का वैल्यू कितना आया 40, कितना वर्ष हो गया जैकब का आयु 40 वर्ष, और पुत्र की आयु y माना था ना, y का वैल्यू कितना आया 10। मतलब यह है कि जैकब की आयु था 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु था 10 वर्ष। आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग बस केवल 2 मिनट में इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि फिर से क्वेश्चन लिखना थोड़ा कठिन है, इसीलिए आप लोग बुक से क्वेश्चन को देखिए। ऐसे मैं क्वेश्चन को जरूर पढ़ूंगा और फिर हम लोग अभी उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ओके, हेलो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे पूरा का पूरा, तब तक हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि मैं इसका जस्ट कल एक वीडियो फिर से अपलोड करूँगा टाइप 2 के नाम से, और मतलब जस्ट लोगो सारा चीज़ सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, टाइप 2 लिखा हुआ रहेगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे और उसके बाद ऑप्शन के साथ हम लोग उसे काफ़ी आसान तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि वीडियोज़ भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और फिर इसे बनाने के लिए हमें क्वेश्चंस को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सभी बुक लेके तो बैठे होंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कल एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि क्वेश्चंस लिखे होंगे और केवल उसे शॉर्ट ट्रिक में सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग मुझे बस सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, और फिर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप जितना वीडियोज़ को शेयर करेंगे, आपके दोस्त भी इससे इंस्पायर होंगे और उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और फिर इससे दोस्तों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।